जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को समझ रहे थे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन पर हम लोग उन क्वेश्चन को भी हल कर रहे थे। तो हमने पहले वीडियो में देखा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोगों ने समझा। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस देखे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन के जो स्तर को थोड़ा बढ़ा करके, या ऐसा कहिए कि कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक, तो हम लोग उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं हल करना। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में खड़े हैं, बैठे हैं। पी ई और आई के बीच में बैठा है। ठीक, फिर आगे कह रहा है ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है जो एकदम बाईं ओर है, और जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो दोस्तों, हमने कहा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनमें ऐसा नहीं होता कि हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा और हमने उसको हल कर दिया। ठीक है, इन क्वेश्चन को हमको बिल्कुल एकदम बारीकी से और ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आता है। अन्यथा की स्थिति में हमारा जो उत्तर है वो दूसरा आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इस वजह से हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन इनको आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ध्यान से। अगर आपने छोड़ा एक भी पॉइंट तो आंसर फिर गलत आएगा। तो कहा रहा है क्वेश्चन की 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है पी ई और आई के बीच में बैठा है। तो यहाँ पूरे प्रश्न में उसने दिशा नहीं बताई है कि किस दिशा में, पूरब या पश्चिम या उत्तर, किस दिशा में बैठा है। तो हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जब कोई दिशा ना बताए कि किस दिशा में बैठा है, उत्तर या दक्षिण कोई दिशा ना बताए, तो अब हमेशा उत्तर दिशा की ओर मान करके चलिए। जब उत्तर दिशा की ओर आप मानेंगे तो हमेशा आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी, क्योंकि जो आपका राइट हैंड है वो जो व्यक्ति बैठे हैं उनका भी राइट होगा और जो आपका लेफ्ट है उनका लेफ्ट होगा। तो फिर कह रहा है पी ई और आई के बीच में है। तो जो पी है वो ई और आई के बीच में है, ई और आई के बीच में है। आप ई को इधर लिख सकते हैं, आई को इधर लिख सकते हैं। आप क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप जो चेंज करना होगा वो आगे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप किधर भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है ई एन के बगल में बैठा है। जो ई है वो एन के बगल में बैठा है। अब उसने इतना ही कहा कि एन के बगल में बैठा है, ये नहीं कह रहा है कि दाहिने बैठा है या बाएं बैठा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को लिख देंगे। ई के बगल में हो गया एन हमारा। ठीक, एन के बगल में हमारा क्या हो गया, ई हो गया। फिर आगे कह रहा है एन वाई के बगल में बैठा है। एन जो है वाई के बगल में बैठा है। फिर आगे कह रहा है जो एकदम बाईं ओर है। अब हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो का प्रयोग किसके लिए होता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए कि दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जो शब्द का प्रयोग होता है वो हमेशा दूसरे वाले शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो शब्द का। तो कह रहा है एन वाई के बगल में बैठा है। ठीक है, यन जो है यन वाई के बगल में बैठा है जो एकदम बाईं ओर है। तो वाई के बगल में बैठा है कौन, यन, और जो एकदम बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है, यन के बाईं ओर है। वाई जो है एन के बाएं तरफ है ना। यहाँ पे समझिए, यन जो है वाई के बगल में बैठा है। तो यन जो है वाई के बगल में बैठा है जो एकदम बाईं ओर है। बाईं ओर है किसके, यन के बाईं ओर है। बात कर रहा है दूसरे व्यक्ति की, वाई की। तो वाई किसके बगल में बैठा है, यन के बाएं तरफ बैठा है। समझ गए आप लोग ना, ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। फिर आगे कह रहा है जो एकदम बाईं ओर है। फिर आगे कह रहा है और जे आई के बगल में बैठा है। जो जे किधर बैठा है, आई के बगल में बैठा है, तो हमने जे को यहां बिठा दिया। फिर कह रहा बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ई के बगल में कौन बैठा है, ई के बगल में यहाँ पे यन बैठा है और यहाँ पे पी बैठा है, दो व्यक्ति बैठे हैं। तो यन और पी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए। एक बार दोबारा से समझते हैं, फिर से आप लोगों को समझाते हैं। प्रश्न ने कहा कि 6 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं। ये 6 व्यक्ति हो गए, 3 और 3 6 व्यक्ति। फिर उसने कहा पी ई और आई के बीच में बैठा है। पी ई और आई के बीच में बैठा है, लेकिन यहाँ पर आप आई ई को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक, आगे जब आप करते तो इसमें जो चेंज करना होता वो कर सकते थे, लेकिन हमने बिठाया तो एग्जैक्ट हो गया।
फिर आगे कह रहा है ई जो है हमारा यन के बगल में बैठा है, तो ई किसके बगल में था, यन के बगल में, तो यन को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर कह रहा है यन वाई के बगल में बैठा है, तो यन जो है वाई के बगल में बैठा है, उसने वाई की स्थिति नहीं, यन की स्थिति बताई है, तो यन की स्थिति बताई वाई के बगल में, तो हमें तो पता चल गया ना कि यन के बगल में वाई है, तो हमने वाई को लिख लिया। फिर कह रहा है जो एकदम बाईं ओर है, तो बाईं ओर है, लेकिन यहाँ पे किसके बाईं ओर है यही तो समझना है, तो यन के बाईं ओर है, कौन है, वाई है, जो का प्रयोग हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए होता है, ये चीज समझ में आई। फिर आगे कह रहा है और जे आई के बगल में है, तो आई के बगल में जे हो गया, तो फिर कह रहा बताएं ई के बगल में कौन है, तो ई के बगल में एक तो हमारा होगा यन इधर यहाँ पे, और दूसरा हो गया हमारा पी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। फिर आगे कह रहा है राधा ना तो आशा की और ना ही श्यामा के बगल में है। ठीक, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। आगे कह रहा है राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन है। अब ये बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो जब इस तरीके के प्रश्न आए तो इनमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पूरा प्रश्न पढ़िए और जहां से आपको प्रश्न समझ में आए, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से ही हल करना है, आपको नीचे से समझ में आ रहा है ना, बीच से समझ में आ रहा है, जहां से आपको प्रश्न समझ में आया आप वहां से हल करना शुरू करिए, तभी आप सटीक आंसर लेके आएंगे। तो उसने कहा कि राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। ठीक, चलिए ठीक है, लेकिन अब कहाँ है कोई पता नहीं कि कौन कहाँ। फिर कह रहा अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, चलो ये भी ठीक। राधा मीना के बगल में है, चलो ये ठीक है, राधा मीना के बगल में। तो एक चीज तो इतनी पता चली कि राधा जो है वो मीना के बगल में है। राधा जो है वो किसके बगल में है, मीना के बगल में है, तो हमने चलो मीना को यहाँ लिख लिया। इतनी बात हमें इतनी लाइन पढ़ने के बाद कंफर्म हुआ कि राधा और मीना आपस में मतलब बगल में है। फिर आगे कह रहा है मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो ये जो मीना है ये पंक्ति के ठीक सेंटर में है, बीच में है। तो एक चीज यहां से हमें कंफर्म हुआ कि 5 लड़कियां थी और बीच में अगर मीना है तो इधर 2 लड़कियां और होंगी, इधर 1 लड़की और होगी। ठीक, या हम अगर राधा को इधर लिख देते हैं, अगर राधा को हम यहाँ लिखते हैं तो इधर 2 लड़कियां होंगी, इधर 1 लड़की होगी। आप जैसा चाहे वैसा कर लीजिए। अब आगे, अब यहाँ तक हमारा प्रश्न यहाँ तक हो गया, यानी यहाँ से और यहाँ तक हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। अब ऊपर चलते हैं। अब ऊपर उसने कहा राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है, तो जो राधा है वो आशा और श्यामा के बगल में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आशा को लिख लेते हैं और यहाँ पे हम श्यामा को लिख ले रहे हैं। अब आप ये तो उसका कंफर्म नहीं कौन दाहिने बाएं, तो उसने बताया नहीं कि कौन राइट हैंड पे कौन लेफ्ट हैंड पे, तो हम पहले चाहे आप इधर लिख लीजिए चाहे आप उधर लिख लीजिए। ठीक, फिर आगे कह रहा अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो श्यामा यहाँ है, एक कॉलम हमारा बचा, तो यहाँ पे अश्वनी ही तो आएगा, तो यहाँ पे हम अश्वनी को लिख लेंगे। और फिर उसने कहा है जो अश्वनी जो है वो श्यामा के बगल में नहीं, तो बिल्कुल नहीं, काफी दूरी पर है। ठीक, तो अब आप पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए आपको आंसर पता चल गया होगा। कहा राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है, तो राधा यहाँ है, ये आशा के बगल में नहीं है, श्यामा के बगल में नहीं है। चलिए, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं, यही बात सही है। राधा मीना के बगल में है, राधा मीना के बगल में है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में भी है। ठीक, हल हो गया सारा क्वेश्चन। अब देखो, हमको समझ में यहाँ से आया था, अगर आप ऊपर से करते तो काफी लंबा हो जाता, आपको बहुत समय लगता, बहुत कंफ्यूज होते आप। समझ में हमको यहाँ से आया तो हमने यहाँ से शुरू किया, फिर ऊपर से किया। तो अब क्वेश्चन कह रहा कि बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन है, तो अश्वनी के बगल में कौन है, राधा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो राधा होगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को दोस्तों? ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्न जो होता है वो जहां से आपको समझ में आए बस आपको वहीं से हल करना है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो गया राधा। ठीक दोस्तों, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न है कि 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। फिर आगे स्टेटमेंट कह रहा है D G के दाहिनी ओर है, C A और B के बीच में है,
ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल बाईं ओर कौन है। क्वेश्चन इतना है कि बिल्कुल बाएं तरफ कौन है, ये स्टेटमेंट उसने दिया है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो 7 व्यक्ति हैं, ठीक, एक सीधी रेखा में 7 व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो पहले कह रहा है डी जी के दाईं ओर है, ठीक, जी के दाहिनी ओर कौन है, डी है। तो अगर हम जी को यहाँ लिख लें, अब उसने दिशा नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, जो लिखेंगे और उत्तर दिशा की ओर मान करके चलेंगे। तो जी के दाहिने तरफ कौन हो गया, डी हो गया हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई हमारी, क्योंकि हमें यहाँ से ही समझ में आने लगा। फिर आगे कह रहा है सी ए और बी के बीच में है। जो सी हमारा है वो ए और बी के बीच में है, तो सी को हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ ए और बी के बीच में कौन हो गया हमारा, सी हो गया। इतनी बात भी ठीक है। फिर आगे कह रहा है ई एफ और डी के बीच में है। ई जो है हमारा वो एफ और डी के बीच में है, तो डी यहाँ पे है, ठीक, और बात कर रहा है ई की, तो यहाँ पे एक और 2 अक्षर आएंगे ई और एफ। तो यानी हमने जो ये लिखा है इसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बी सी ए को, ठीक है। यानी या फिर हम दूसरे स्टेटमेंट को हम छोड़ दे रहे हैं। यानी यहाँ इसने कहा सी जो है ए और बी के बीच में है, तो यहाँ पे ना तो सी है, ना तो ए है, ना तो बी है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, इसको हम अभी नहीं लिखेंगे, हम आगे बढ़ाते हैं। आगे उसने कहा है ई एफ और डी के बीच में है, तो यहाँ पे हमें डी मिल रहा है ना, तो इसको हम छोड़ दिया है क्योंकि वहां पे कोई और मिल नहीं रहा था शब्द जो इसमें दिया था, इस वजह से इसको लेकर के चलेंगे। तो डी मिल रहा है ना, तो कह रहा है ई जो है हमारा एफ और डी के बीच में है, तो डी वहां पे है ही है, तो एफ हम यहाँ लिख देंगे, एफ को हम यहाँ लिख देंगे और ई इसके बीच में हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यानी यहाँ पे जो हमने पहले वाला स्टेटमेंट था उसको लिखा, डी जो है सॉरी डी जी के दाहिने तरफ है, डी जो है जी के दाहिने तरफ है। फिर यहाँ इस तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है ई एफ और डी के बीच में है, ई जो है एफ और डी के बीच में हो गया, ये भी बात सही। फिर आगे कह रहा है जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ जी और बी के बीच, यानी बी हमें नहीं मिल रहा है, तो यानी बी को हम अगर यहाँ पे लिख दें बी को, तो 1 2 3 व्यक्ति हो गए इसके बीच में। फिर हम दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, तो उसने कहा सी जो है ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में कौन है, सी है, तो सी को हम यहाँ लिख देंगे, ए को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से हमने हल किया है इसको, ठीक, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है। तो अब इसको ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। अब आप पढ़िए ध्यान से। उसने कहा कि 7 व्यक्ति हैं, कह रहा है जो डी जो है हमारा वो जी के दाहिने तरफ है, जी के दाहिने तरफ हमारा डी हो गया। सी ए और बी के बीच में है, सी ए और ए बी के बीच में हो गया। ई एफ और डी के बीच में है, ई जो है एफ और डी के बीच में हो गया। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हो गए हमारे, ठीक, हल हो गया क्वेश्चन। फिर कह रहा है बिल्कुल दाईं ओर कौन खड़ा है, तो ए हो गया राइट साइड हमारा, इधर क्या हो गया राइट साइड, इधर क्या हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बिल्कुल बाईं तरफ कौन है, जी है हमारा, तो यहाँ पे जो जी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को दोस्तों, ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, अभी हमने एक गलती की, क्या गलती की, यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखा, फिर हमने दूसरे स्टेटमेंट को यहाँ जैसे लिखा, तो क्या हुआ कि वो गलत हो गया, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, बीच में जगह नहीं बच रही थी। तो क्यों नहीं बच रही थी, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देते तो आगे तीसरा वाला हमें बिल्कुल एग्जैक्ट लग जाता, यानी वो जो टाइम हमने वहाँ पे वेस्ट कर दिया वो टाइम हमारा वेस्ट ना होता, ठीक दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पहला लिखा तो पहले से रिलेटेड कौन मिल रहा है उसको लिखेंगे, फिर उससे रिलेटेड डेटा लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो हमारा राइट आंसर जी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक। फिर कह रहा है जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है, एल और एम दोनों एन के आगे हैं, बीच में कौन है। बस छोटी सी लैंग्वेज है, 5 व्यक्ति को आपको एक पंक्ति में खड़ा करना है। तो उसने कहा है यहाँ पे देखिए, जे जो है हमारा वो एन के पीछे है। जे अगर मान लीजिए अगर ये जे है तो किसके पीछे है, एन के पीछे है ना, तो एन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। जे के पीछे कौन हो गया, एन, जे एन के पीछे है, जे एन के पीछे है।
किंतु पी के आगे है। पी के आगे कौन है? जे। पी से आगे है, तो पी से आगे है तो पी को अगर हम यहाँ लिख देंगे तो पी से आगे हो गया जे और एन से पीछे हो गया जे। फिर आगे कह रहा है एल और एम। एल और एम दोनों एन से आगे हैं, तो यल और एम दोनों किससे आगे हैं? एन से आगे हैं। ठीक, एन से आगे हो गए। बीच में कौन है? कितनी जल्दी आंसर आ गया। ठीक, बस केवल समझना है। जे एन के पीछे है, जे जो है वो एन के पीछे हो गया। ठीक, ऐसे समझिए आप लोग। जे जो है हमारा ओ एन के पीछे हो गया। फिर किंतु पी के आगे है। पी के आगे कौन है? जे, तो पी के आगे हो गया। फिर आगे कह रहा है यल और एम एन के आगे हैं, तो एन से आगे कौन? यल भी हो गया हमारा और एम भी हो गया। ये दोनों हो गए ना एन से ऊपर। बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में कौन हो गया हमारा? बीच में हमारा यहाँ पे एन खड़ा है। देखिए एन बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एन। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब अच्छे से प्रश्न समझ में आने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो फिर ये सारे क्वेश्चन एकदम शून्य हो जाएंगे आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत ही जल्दी आप लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। ठीक, यानी एक वृत्ताकार यानी एक समझ लिए एक मेज के चारों तरफ खड़े हैं, ऐसा समझिए। यन ओ और पी के बीच में खड़ा है, यम ओ और क्यू के बीच में खड़ा है, आर पी के साथ खड़ा है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? ठीक, यानी एक वृत्ताकार गोले के चारों तरफ ये 6 मित्र खड़े हुए हैं। ठीक, ये हो गया हमारा वृत्ताकार गोला। ठीक, और 1 2 3 4 5 6 मित्र हो गए। अब ये नहीं उसने बताया कि अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं या बाहर की तरफ किए हुए हैं, तो हम हमेशा अंदर की तरफ फेस मान करके चलेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है बाहर की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, तब इनका जो है राइट साइड जो होगा इधर तरफ आ जाएगा। लेकिन जब उस कोई ना बताए, मतलब ये ना बताए कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो आप हमेशा अंदर की तरफ फेस करके मान के चलिएगा, तो इनके राइट साइड ही हो जाएंगे। ये पॉइंट जो है इनके राइट साइड हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो अब कह रहा है आगे कि यन जो है ओ और पी के बीच में है, तो मान लीजिए हमारा ए हो गया यन, और किसके किसके बीच में है? ओ और पी के बीच में है, तो हम ओ को यहाँ मान लेते हैं और पी को हम इधर मान लेते हैं। अभी उसने ये तो नहीं बताया किस तरफ है। फिर आगे कह रहा है यम ओ और क्यू के बीच में है, तो ओ तो हमारा यहाँ है, तो बीच में कौन है? यम, तो यम हमारा यहाँ हो जाएगा और क्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओ और क्यू के बीच में हमारा एम हो गया। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे कह रहा आर पी के साथ में है, तो पी क्या एक कॉलम यहाँ बगल में छूट रहा है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, 6 के 6 व्यक्ति को हमने बैठा दिया यहाँ पे। अब उसने आगे कहा है एम और आर के ठीक बीच में कौन है, तो यम और आर के बीच में कौन है बताइए? एम और आर के बीच में क्यू है, तो हमारा राइट आंसर क्यू हो जाएगा। आपको समझ में आया अच्छे से? फिर से आप लोग समझिए। 6 मित्र थे जो एक चारों तरफ गोल मतलब वृत्ताकार खड़े थे। ठीक, कह रहा है एन ओ के यन ओ और पी के बीच में है, यन ओ और पी के बीच में। आप पी को इधर लिख सकते हैं, ओ को इधर लिख सकते हैं। ठीक, आप मैं बता रहा हूँ बार बार, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप हमने इधर लिखा है तो आप भी आगे क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से नहीं, आप अपनी सुविधा अनुसार। जैसे उसने ये तो नहीं बताया कि यन के बाएं तरफ ओ है, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, तो आप पी को इधर कर दीजिए, ओ को इधर कर दीजिए। लेकिन आप लगाते रहे। अगर मान लीजिए आगे उसने स्टेटमेंट में कुछ बदलाव आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो लिखा है उसको आप बदल देना। ठीक, आगे समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम जिसे बैठाते जाएं और वो सेट होता जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। और जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा ही होगा कि हम लोग एक ही बार में हल कर लेंगे।
तो कह रहा है कि n जो है O और P के बीच में ठीक है, तो बीच में हो गया NO और P के। फिर आगे कह रहा है m जो है O और Q के बीच में है, तो O और Q के बीच में m हो गया। R P के साथ में है, तो बताइए कि m और R के बीच में कौन है, तो m और R के बीच में कौन है, Q है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमने जितने प्रश्नों को कराया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो हम और अच्छी बेहतरीन कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इस क्वेश्चन को हल करिए और इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जो प्रश्न हमने स्क्रीन पे दिया है इसका हम आंसर अगले वीडियो में भी देंगे और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।